हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 1। तो क्लास 12 फैमिली शुरू करते हैं हम अपनी फ्लैमिंगो बुक। ये हमारी फ्लैमिंगो बुक का इंडेक्स पेज है। ये हमारा इंडेक्स है जिसमें हमारे चैप्टर्स लिखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। ये आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डर्ट, जिनका जन्म हुआ था 1840 में और उनकी डेथ हुई थी 1897 में। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये क्या है? फ्रेंच के एक नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नंबर्स ऑफ नॉवेल्स लिखी हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये कैसे है? छोटी छोटी स्टोरीज के राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर। जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये किस चीज पर बेस है? ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें क्या बताया गया है, क्या वॉर चल रही थी? फ्रेंच और पर्शिया के आपस में वॉर चल रही थी। कब? 1870 टू 1871 के बीच में। इसका मतलब ये जो हम स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, ये बहुत 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 साल पुरानी स्टोरी है, करीबन 1870 टू 1871 के बीच की। जब क्या चल रहा था? पर्शिया और फ्रांस के बीच में वॉर चल रही थी। इस वॉर के बीच में क्या होता है कि पर्शिया जीत जाती है और फ्रेंच हार जाती है। पर्शियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मन, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अगर हम आज के टाइम पे अपना मैप देखें, पूरे ग्लोबल मैप देखें, तो उसमें क्या है? पर्शिया का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे पर्शिया कहते हैं एक छोटा सा किंगडम था। आज के टाइम पे अगर हम पर्शिया को करें तो आज की 3 कंट्रीज को मिलाकर एक पर्शिया, उस टाइम का हमारा पर्शिया किंगडम बनता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? पहली है जर्मन, दूसरी है पोलैंड और तीसरी है ऑस्ट्रिया। इन तीनों को मिला के उस टाइम का क्या बनता है हमारा? पर्शिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। जो हमारी फ्रेंच की 2 स्टेट्स कह लो या जो भी है, वो थी एल्कास एंड लॉरेंस, ये किसके कब्जे में आ गई? हमारी जर्मन के कब्जे में आ गई। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस पूरी स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कि जब ये दोनों स्टेट्स किसके? जर्मन के हाथों में आ गई, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के स्कूल्स पर, वहाँ के लाइफ स्टाइल्स पर। इसे हम डिटेल में समझते हैं कि क्या हुआ था। ये जो चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन, ये बेसिकली 1870 टू 1871 के बीच की स्टोरी है, जिसमें क्या हो रखा था? फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर चल रही थी। किसी भी चीज को लेके चल रही होगी, इतना इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। तो जब वो वॉर चल रही थी तो उसमें कौन जीतता है? हमारा पर्शिया। पर्शिया आज के टाइम पे अगर हम अपने मैप पर देखें तो हमें कहीं भी शो नहीं होता है, क्योंकि वो एक किंगडम था, एक राज्य था। आज की अगर हम बात करें तो उस टाइम का पर्शिया आज की हमारी 3 कंट्रीज के बराबर है। पहला है जर्मन, सेकंड है पोलैंड और थर्ड है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट जर्मन और पोलैंड, इन तीनों को मिलाएं तो उस टाइम का क्या बनता है? हमारा पर्शिया बनता है। तो जब वो ये वॉर चल रही थी तो वॉर फ्रांस वाले लोग हार जाते हैं और पर्शिया जीत जाते हैं। तो पर्शियन लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि उन्हें 2 स्टेट अलास्का एंड लॉरेंस चाहिए होता है, जिसमें वो अपना जर्मन का कब्जा कर सके। वहाँ के स्कूल्स में, वहाँ की लैंग्वेजेस में, वहाँ के लोगों में वो क्या ला सके? जर्मन का टच ला सके। तो वो लोग क्या करते हैं? स्कूल्स में और जो भी वहाँ की लैंग्वेजेस होते हैं वो सब चेंज कर देते हैं। वहाँ पे क्या? फ्रेंच सब्जेक्ट को और फ्रेंच लैंग्वेज को हटा देते हैं और जर्मन सब्जेक्ट और जर्मन लैंग्वेज को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ताकि वहाँ के लोग क्या? फ्रांस की लैंग्वेज या फ्रांस की बुक्स ना पढ़ें और जर्मन की ही बुक्स और जर्मन की ही लैंग्वेजेस पढ़ें, ताकि वो लोग क्या बन सके? फ्रेंच के लोगों को छोड़ के वो किस में कन्वर्ट हो सके? जर्मन लोगों में कन्वर्ट हो सके। अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आया जब जर्मन ने अपना कंट्रोल किस पे दिखाने लगा? फ्रांस के उन लोगों पे दिखाने लगे। कैसे स्कूल्स में जब बच्चों के सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस चेंज हुई तो क्या क्या बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का।
तो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इसके मेन 2 कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इस पूरी स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है फ्रांस, जो एक छोटा सा स्कूल वाला बच्चा है जो अपनी स्टोरी को खुद से बताता है। मतलब ये सारी स्टोरी जो द लास्ट लेसन है वो सारी स्टोरी एक छोटे से बच्चे ने बताई है जिसका नाम है फ्रांस। सेकंड इसमें मेन कैरेक्टर है एम हेमल। एम हेमल क्या है? फ्रांस लैंग्वेज का टीचर है जो स्कूल्स में क्या कराता है? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है करीबन 40 साल से ज्यादा। मतलब फ्रांस में उसे रहते हुए 40 साल से ज्यादा हो गए थे और वो फ्रांस के ही स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हुए उसे 40 साल हो चुके थे। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। ये हमने 2 मेन कैरेक्टर्स देख लिए थे, फ्रांस और एम हेमल। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. जो हमारा वो छोटा सा बच्चा होता है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है? वो एक सुबह लेट उठता है और क्या उसे मतलब स्कूल जाने के लिए भी वो लेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि उसके जो टीचर हैं एम हेमल है वो क्या है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने सपोज कि एक टेस्ट दिया था जिसके बारे में ना तो उसने कुछ पढ़ा था और ना ही उसे उस टेस्ट के बारे में कुछ भी आता था। प्लस वो क्या हो गया था, स्कूल जाने के लिए भी लेट हो रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फिर वो घर से निकलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो क्या ना तो घर ही रुकेगा और ना ही वो स्कूल जाएगा। वो क्या स्कूल बंक कर देगा और बाहर घूमता रहेगा ताकि वो उस टेस्ट से बच सके। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड। वो क्या बाहर निकल के देखता है कि अच्छा सा बहुत सुंदर सा मौसम हो रहा होता है, धूप भी निकल रही होती है, चिड़ियां भी चहचहा रही होती हैं और बहुत प्यारा सा वेदर होता है। तो कहता है कि हाँ यार मैं बाहर रुक के अपना पूरा जितना भी स्कूल का आवर्स होता है उतना स्पेंड कर सकता हूँ और मैं अपने टेस्ट से भी बच जाऊंगा। पर जब वो एक ओपन फील्ड में जाता है, सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो वो क्या देखता है ओपन फील्ड में? जो पर्शियन के सोल्जर्स थे। क्या सॉमिल का मतलब होता है लकड़ी काटने की जो मशीन होती है वहां पे। मतलब एक ऐसी मील थी जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियां कट रही थी। तो वो देखता है कि वहां पे पर्शियन के सोल्जर क्या कर रहे थे, उन लकड़ियों को काटने में उनकी हेल्प कर रहे थे और काम करवा रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। उसके हाँ एक बार को तो ये दिमाग में आया था कि वो अपने स्कूल को बंक कर लेगा। जैसे कई बार होता है हम बच्चों के भी दिमाग में आ जाता है कि यार आज का टेस्ट तो हमने पढ़ानी है तो हम क्या कर लेते हैं घर में बिना बताए, स्कूल में भी क्या पता चलेगा, घर में भी क्या पता चलेगा, हम स्कूल बंक कर लेते हैं, अपने टेस्ट से भी बच जाएंगे। सेम ऐसे ही उस बच्चे ने भी सोचा कि मैं भी अपने टेस्ट से बचने के लिए क्या कर लेता हूँ, स्कूल छोड़ देता हूँ। ना ही स्कूल वालों को पता चलेगा, स्कूल में कुछ बहाना बना दूंगा और ना ही घर वालों को पता चलेगा। पर अचानक से उसके दिमाग में आता है नहीं यार ये तो हाँ स्कूल्स के भी और मेरी फैमिली के भी रूल्स के खिलाफ होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं स्कूल ही जाऊँगा, अपने उस टेस्ट को फेस करूँगा चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकल कर आए। तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो जा रहा होता है तो वो एक शहर से गुजरता है तो वहाँ पे ना टाउन के एक हॉल में क्या एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे उसके सामने ना बहुत सारी भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad newses had come from there. और ऐसा वो बताता है कि उसका पिछले 2 साल से ये एक्सपीरियंस है कि जितनी भी बुरी खबरें आती हैं वो सारी उसी बुलेटिन बॉक्स पर लगती हैं। कोई भी वो बैटल हार जाए, कोई भी ड्राफ्ट हो, कोई भी नोटिस हो, ऑर्डर आ रहा हो या कोई भी ऑफिसर जा रहा हो, सारी चीजें क्या आती हैं उसी बोर्ड पर लिखी जाती हैं सबसे पहले। तो उसने एक इमेज बना रखी थी यार इस बोर्ड के आगे भीड़ है तो पक्का फिर से कुछ ना कुछ बुरी ही खबर होगी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि अब क्या एक नया मैटर आकर खड़ा हो गया। मतलब
उसे वो भीड़ देख के ये अंदाजा लग गया था कि इस बार भी कोई ना कोई बुरी खबर होगी, तभी इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से वहां पे क्या आ रही थी, सारी ही बुरी खबरें उस बोर्ड पर आ रही थी। Then as I hurried by as fast as I could go, वो जितनी तेज भाग के जा सकता है उतनी तेज भागता हुआ जाने की कोशिश करता है। Blacksmith watcher who has there with his apprentice reading the bulletin called after me, वो क्या एक ये होता है ब्लैकस्मिथ, ये उसका नाम है और ये उसका सरनेम है। वो क्या बुलेटिन बोर्ड पे लगे हुए नोटिस को पढ़ता है और उस नोटिस को पढ़ने के बाद वो उस बच्चे से कहता है कि अरे 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 रुको रुको रुको, डोंट गो सो फास्ट, तुम आराम से जाओ, बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ देम, अगर तुम अपने स्कूल जाने में भी लेट हो जाओगे तो भी तुम्हारे स्कूल वाले आज तुम्हें कुछ भी गुस्सा नहीं या तुम्हें डांटेंगे नहीं, ना ही तुम्हें अपने घर वापस भेजेंगे, वो तुम्हें स्कूल में और अपनी क्लास में आराम से अटेंड कर लेंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो ऐसा सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अब वो क्या भागता भागता एम हेमल के गार्डन, एम हेमल का गार्डन मतलब उसके घर का है, बाहर का गार्डन नहीं, जो स्कूल के बाहर वाला गार्डन होता है, वो वहां पहुंचता है और तब रुककर वो आराम से तेज सांस लेता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब हर दिन वो स्कूल जाता था या स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो जैसे हमने भी देखा होगा कि अगर कोई हमारे घर के पास स्कूल वगैरह होते हैं तो सुबह के टाइम पे क्या एक अलग ही शोर दूर दूर तक गलियों तक सुनाई आता है, बच्चों के बैठने का, टीचर्स को विश करने का, टेबल्स का, चेयर्स का, बच्चों के खेलने का, गुड मॉर्निंग विश करने का, एक अलग ही शोर अलग अलग गलियों में आता रहता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को ओपन करना बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो वहाँ के टीचर्स लेसन्स को रिपीट कर रहे होते हैं या रिकॉल करवा कर याद दिला रहे होते हैं, वो इतनी तेज करते हैं कि सारे बच्चों के कान तक जाए, एक अलग स्ट्रीट तक आवाज जाए, ताकि उन बच्चों को अच्छे से वो सारी चीजें रिमाइंड हो सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर्स जो थे वो क्या रूलर को मतलब स्केल वगैरह को टेबल पे मारते थे ताकि वो बच्चों को शांत कर सके। बट नॉट इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, स्कूल में पूरे स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई बच्चा बाहर नहीं दिख रहा था, कोई टीचर के चिल्लाने की, डेस्क पर रूलर मारने की या डेस्क की कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा शांति और सन्नाटे वाला माहौल बन चुका था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज क्या हो, संडे की सुबह हो। भाई संडे में तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, ना कोई टीचर्स आती, तो क्या होता है स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है। सेम ऐसी उस बच्चे को क्या लग रहा था, उस दिन लग रहा था कि आज ऐसा लग रहा है जैसे संडे की सुबह है, बिल्कुल शांति है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. वो क्या एक विंडो से झांक कर अपनी क्लास में देखता है कि जो उसके सारे क्लासमेट्स या जो फ्रेंड्स होते थे वो सारे क्या जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, और जो उसके टीचर थे एम हेमल, जो हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है एम हेमल, वो क्या चारों तरफ ऊपर नीचे घूम रहे थे अपने हाथ में रूलर को लेकर। उन्होंने क्या अपने इसके नीचे मतलब अंडर आर्म्स के नीचे दबा रखा था अपने रूलर को। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, वो क्या सबसे बाद में जाते गेट खोलता है आराम से कि कोई उसे ना देखे और वो चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाए, सबसे छुपता छुपाता जाने की कोशिश करता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, वो इमेजिन मतलब ऐसे इमेजिन करो कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ होगा। कई बार हम भी होते हैं, अगर हम लोग भी अपने स्कूल में जाने में लेट हो जाते हैं या क्लासेस अटेंड करने में लेट हो जाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत डरते हुए छुपते छुपाते हुए चले जाते हैं कि टीचर ना देख ले कि हम लेट आए हैं। तो सेम ऐसे ही वो बच्चा भी कर रहा था कि बिल्कुल छुपता छुपाता जाने की कोशिश कर रहा था, डरा हुआ कि कोई टीचर या कोई बच्चा उसे ना देख ले ताकि वो अपने सर से ना कह पाए।
बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एम हेमल मतलब जो उसके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे वो क्या उसे जाते हुए देख लेते और बहुत प्यार से उससे कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तुम अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ फ्रांस बेटा। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तो अपने चैप्टर को या अपनी क्लास को शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वो क्या कूदकर अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है। Not till then, when I had go a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. वो क्या थोड़ी देर तो डरा हुआ बैठा हुआ होता है, बिल्कुल शांत, अपना मुंह नीचे करके डरा हुआ रहता है। पर धीरे धीरे वो अपनी आंखें उठाकर देखता है अपने टीचर को, तो उसे कैसे दिखता है, जो एम हेमल थे वो एक ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर के कोट में थे, व्हाइट कलर की फ्रिल की शर्ट पहनी हुई थी और एक कैप लगा रखी थी ब्लैक कलर की। All embroidered that he never wore except on inspection and prize day. वो ऐसे कपड़े कब कब पहनते थे, जब या तो किसी को प्राइज देना होता था या इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग वगैरह करनी होती थी, तब वो अपनी स्पेशल और ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनते थे। Besides the whole school seemed so strange and solemn. और सारा स्कूल कैसा था, मतलब ऐसे इतने शांत तरीके से बैठा हुआ था कि कोई किसी को जानता ही नहीं है और बिल्कुल सन्नाटा ऐसा है कि सारे अजनबी हैं, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा, सब अनजान हैं एक दूसरे के लिए, इतना ज्यादा सन्नाटा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, पर एक ऐसी चीज हुई जिसने सबसे ज्यादा उस बच्चे को हैरान कर दिया, was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. वो क्या पीछे मुड़ के अचानक से वो पीछे मुड़ता, उसकी नजर जाती है बैक बेंचर्स पर। बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वो सीट्स हमेशा ही पीछे की खाली रहती थी। वहां पे क्या गांव के बूढ़े जवान बच्चे सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे और क्लास अटेंड कर रहे थे। वो चीज सोचता है कि यार ये लोग कैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम लोगों की क्लास में बूढ़े गांव के लोग और जवान और जो हमारे साथ नहीं पढ़ते वो कैसे आ गए पढ़ने के लिए, भाई ऐसा क्या हो गया। वो इस चीज को देख के इतना ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे दिखते हैं अपने गांव के कुछ लोग, एक उसे हाउसर दिखता है, बूढ़ा सा आदमी दिखता है जो 3 कॉर्नर वाली कैप लगाए हुए होता है, वहां के मेयर दिखते हैं पुराने और पोस्ट मास्टर दिखते हैं। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, यार इन लोगों का क्या रोल है, ये क्यों हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, ये क्या चाहते हैं, और ये बैक बेंचर्स वाली सीट्स पर बैठे हैं जहां वो हमेशा खाली ही रहती है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों वो लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सब उसे देखते हैं और कहते हैं कि भाई जो ये था हाउसर था बूढ़ा सा आदमी, ये क्या, इसके हाथ में एक बुक थी, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत स्टार्टिंग की बुक होती है, जैसे हमारी ग्रामर की बुक हो गई, बहुत बेसिक जो चीजें लिखी होती हैं छोटी छोटी क्लासेस में, वो वाली बुक उसने ले रखी थी और बहुत पुरानी सी फटी हुई सी बुक थी। वो खोल के उसे खोल के अपने सामने रख लेता है, तो भाई सब उसे देखते रहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ऐसे ये खोल के क्यों रख रहा है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall given you." अब क्या होता है, एम हेमल अपनी चेयर पर जाकर बैठते हैं और बहुत आराम से, जैसे उसने उस बच्चे से कहा था ना कि जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना अपना चैप्टर शुरू करने वाले, उसी ही बहुत प्यारी सी आवाज में वो उससे कहता है कि आज मैं आप लोगों को लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंच का। मतलब आज क्या था, आज उन टीचर का, एम हेमल का लास्ट डे था। आई ऑर्डर्ड हैज कम for Berlin to teach only German in the schools of LSK and Lorraine. The new master comes tomorrow. वहां पे क्या वो कहता है कि पर्शिया से ये ऑर्डर आया है कि वहां पर क्या अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूल में,
आज क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे, और साथ ही साथ ये भी ऑर्डर आया कि एमएमएल को अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन लोगों के माइंड में ये था कि कहीं ये चोरी छिपे उन्हें क्लास ना दे दे, उन्हें मतलब छुपते छुपाते वो अपनी इनकम ना करता रहे, बच्चे ना पढ़ाते रहे, बच्चे उनसे दूर ना होते रहे, बच्चे जर्मन की तरफ ही ना बढ़े। तो वो क्या एमएमएल का भी ट्रांसफर कर देते हैं, उनसे कह देते हैं, ऑर्डर दे देता है कि भाई तुम्हें अपना ये देश छोड़ के जाना है, कहीं भी जाओ तुम, पर यहाँ नहीं रुकोगे, यहाँ सिर्फ जर्मन का रूल आएगा, जर्मन ही सिखाई जाएगी, जर्मन के लिए एक नया टीचर आएगा। नया मास्टर कल से आने वाला था जो उन्हें जर्मन पढ़ाता। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब क्या आज मैं आपको एक लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंच का, तो सभी इस चीज को बहुत ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या आज की क्लास में होगा। What a thunderclap these words were to me. Oh, the bridges that was what they had put up at the town hall. भाई उस बच्चे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती कि ये क्या हो गया अचानक से ही, ऐसे कैसे वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को हटा सकते हैं, हमारा फ्रेंच सब्जेक्ट हटा सकते हैं। हम क्यों पढ़े जर्मनी, क्यों पढ़े हम जर्मन, क्यों लैंग्वेज बोले वो, भाई वो सारे हो गए ऐसे कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो उस बच्चे को याद आता है, अच्छा वो टाउन हॉल में जो भीड़ लगी हुई थी ना बर्लिन बोर्ड के पास, उसमें ये बुरी खबर थी कि भाई, अब वो बच्चा समझ गया यार वो बोर्ड है ही मनुष्य, वहां पे हमेशा ही क्या है बुरी खबरें ही आती हैं। लो फिर से आ गई एक और कि अब हमें फ्रेंच ही नहीं बोलनी, फ्रेंच सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना, जर्मन आ गई, जर्मन पढ़नी है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब क्या है, उसके टीचर कहते हैं कि आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंच का, और जो भी मैंने लिखवाया वो मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब वो बच्चा कहता है कि यार ये पढ़ाने वाले हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा फ्रेंच का, मैंने कभी भी उनके किसी भी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या कभी अंडे लेने चला गया, कभी मछलियों के पास जाके खेलने लगा, कभी झूले पर झूलने लगा, पर कभी मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया। अब आज उनका लास्ट है, उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने क्यों नहीं पढ़ी फ्रेंच लैंग्वेज, क्यों अपने टीचर से नहीं पढ़ा। आज उसके टीचर 40 साल कंटिन्यू पढ़ाने के बाद छोड़ के जा रही हैं अपने ही देश को, अपने स्कूल को, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका होता है इस चीज़ को सुनकर, और कहता है कि वो अपने आप को करता है कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं किया, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहा। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I could not give me, and Amhamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. वो कहता है उनका ग्रामर पढ़ाना, उनका हिस्ट्री पढ़ाना, उनका फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना, सब कुछ मतलब वो मिस कर देगा। कल से वो नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, कल से उन्हें ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब वो कहता है कि जिन बुक्स को लाने में उसे कल तक बर्डन फील होता था, आज उसे वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अफसोस होता है कि यार काश मैं उन चीज़ों को पढ़ लेता, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। अब क्या है, अब वो इस चीज़ को भी मिस कर रहा है कि आज के बाद मैं कभी भी दोबारा से अपने एमएमएल टीचर से पिटाई नहीं खा पाऊंगा, उनके गुस्से को, उनके प्यार को, उनके पढ़ाने को, और उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, ना कभी दोबारा से महसूस कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा सैड फील करता है वो। आई हियर्ड एमएमएल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब क्या वो सुनता है कि एमएमएल उसे आवाज लगाते हैं, खड़ा करते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो फ्रेंच सर झुकाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी भी फ्रेंच का सब्जेक्ट या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं थी, और उसे बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, आई विल लर्न इट टुमारो। अब वो क्या फ्रेंच लैंग्वेज में उसने कहा है, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि देखो हम भी बच्चे हों तो हम क्या कल के ऊपर टालते रहते हैं कि यार आज नहीं पढ़ रहे, यार कल पढ़ लेंगे, कल याद कर लेंगे, आज ये काम नहीं कर रहे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार हो जाएगा कभी भी।
सेम ऐसे ही होता है उसके साथ भी कि वो भी क्या अपने काम को कल पे टाले जा रहा था, तो जिसकी वजह से वो कभी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का ना तो काम ही पूरा कर पाया, ना ही उसे कभी पढ़ ही पाया। तो उसे इस चीज़ का इतना ज़्यादा दुख था कि भाई यार मेरे टीचर ने मुझसे पूछ लिया और मुझे कुछ भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में, मैं क्या करूं, मैं भी हर एक चीज़ को कल पे टालता रहता था। एंड नाउ यू सी where we have come out. That is the great trouble with Alcase. She puts off learning till tomorrow. Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. वो कहता है कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी भी ही उतनी ही गलती है और तुम्हारा ही ये हाल नहीं है, सारे ही बच्चों का यही हाल है। क्योंकि कई बार बच्चे लापरवाही कर गए और कई बार मैंने लापरवाही कर दी आप लोगों को पढ़ाने में, समझाने में। कभी कुछ काम देने लग गया, कभी आप लोग कुछ चीज़ करके चले गए, कभी आप लोगों ने ऐसे लापरवाही कर दी। तो मतलब लापरवाही तो दोनों तरफ से होती रही है, जिसमें पूरी गलती ना ही मैं आपकी कह सकता हूँ और ना ही पूरी गलती मेरी है। हम दोनों लोगों की बराबर की ही गलती है, जिसकी वजह से ना ही अब हम कभी फ्रेंच अपनी ही लैंग्वेज फ्रेंच को लिख पाएंगे और ना ही कभी भी अब हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बोल पाएंगे या पढ़ पाएंगे। पर हमें क्या हमेशा ये याद रखना है कि कैसे हमारी फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, कैसे वो लिखी जाती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। सेम टीचर्स और बच्चों के अलावा पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे उस टाइम के कि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चों आपको पढ़ना है, आपको याद करना है या आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो किसी काम में लगा दें, अपनी मील पर भेज दें या कुछ भी काम करवा दें ताकि थोड़े से ज़्यादा पैसे वो लोग कमा सकें। एंड आई सेम ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, वो भी ऐसे ही करता था। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। क्या मैं खुद को भी ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारी गलती आपके पेरेंट्स की आपकी निकाल रहा हूँ, मैं एज अ टीचर मैं खुद को भी ब्लेम कर रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी बहुत बार आपके साथ ऐसा किया है कि मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है तो मैंने आपको कह दिया कि मेरे गार्डन्स में पानी दे आओ, मेरे फ्लावर्स को पानी दे दो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब उसे पढ़ाने का मूड नहीं होता था तो वो क्या छुट्टी करके या कुछ भी काम देकर उन्हें और चला जाता था फिशिंग पर। मतलब अपना तो वो फिशिंग करने के लिए निकल गया और बच्चों को किसी भी काम में दे दिया कि मेरे गार्डन्स में पानी दे दो, मेरा ये काम पूरा कर दो, मेरा वो काम पूरा कर दो। कुल मिला के ये था कि मतलब जब उसे खुद का पढ़ाने का मन नहीं होता तो वो खुद भी लापरवाही कर जाता था, तो गलती उसकी भी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमहेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब वो क्या एक चीज बता रहे होते हैं सबको कि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बोलने वाली लैंग्वेज है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनक्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो कहता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो हमें उसकी सारी खूबियां पता है, उस लैंग्वेज की क्या क्या खूबियां हैं, उस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा, सब कुछ उसे बहुत अच्छे से पता था। और कहता है कि ये कभी ना भूलने वाली लैंग्वेज है क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे मीनिंग है, कोई भी मिस वर्ड नहीं है, इसमें मिस लैंग्वेज का यूज नहीं करा गया है। Then he opened the grammar and read us our lesson. अब वो क्या करता है, अपनी फ्रेंच की बुक को बंद कर देता है और ग्रामर की बुक को खोल के उसका लेसन पढ़ाना शुरू करता है। I was amazed to see how well I understood it.
कहता है कि वो कितना है कि अब सारे बच्चे उस चीज को समझ रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स कहता है कि यार इन टीचर ने तो मुझे पहले भी इसी तरीके से पढ़ाया था, पर पहले तो मुझे कभी भी कुछ भी समझ नहीं आता, आज ऐसा क्या हो गया अचानक कि मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। या तो टीचर मुझे इतने अच्छे से समझा रहा है कि मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं, मैं इतने ध्यान दे के समझ रहा हूँ कि वो सारी चीजें मुझे अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी। और उसे लग रहा है कि यार ये तो बहुत इजी है, यार ये तो बहुत इजी है, कितना इजी पढ़ा रहे हैं, यार ये तो मुझे आता है, ये आता है, ये तो बहुत आसानी से समझ गया मैं। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। वो कहता है कि यार मैंने ही कभी इस चीज़ को ध्यान से नहीं सुना होगा, इसलिए ना ही मैंने कभी पढ़ा और ना ही मैं कभी आराम से शांति से उनके पढ़े हुए चैप्टर को सुन पाया, जिसकी वजह से मैं कभी कोई जवाब नहीं दे पाया, ना ही मुझे कभी कोई वो चीज़ समझ आ पाई। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. वो कहता है कि यार ये इतने अच्छे से समझा रहे हैं, आज क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि एक ही बारी में सारा कुछ मुझे अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब बिल्कुल सीधा सीधा एक ही बार में समझा रहे हैं और सीधा सीधा एक ही बार में मेरे समझ आ जा रहा है। मतलब इतना डीपली, इतना डिटेल में समझा रहे हैं, भाई बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आज। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद एक लेसन आता है उनकी राइटिंग का। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल नई कॉपीज लाता है बच्चों के लिए, राइटिंग के, जिसमें बहुत प्यारा प्यारा लिखा होता है फ्रांस एलेस्के। मतलब उनके देश का नाम लिखा होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, बहुत प्यारा से लिखा होता है, बहुत सुंदर लग रहा होता है, सारे बच्चों को वही चीज दी गई होती है। तो अब हम बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ पाएगा कि द लास्ट लेसन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या वो बच्चा कहना चाहता है। इसका अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसका एक मोरल हमें ये समझ आता है कि हमें उस बच्चे की तरह नहीं बनना है कि हम लापरवाही करते रहें और अपने ही सब्जेक्ट्स को या अपने ही लैंग्वेज को ना पढ़ें। भाई फ्रांस के में क्या कहते हैं, मदर टंग कह लो या फिर मेन लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, और वो बच्चा उसी ही फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने में लापरवाही करता था। टीचर्स ने भी लापरवाही करी और पेरेंट्स ने भी करी, जिसकी वजह से आज उन्हें ये सब सफ़र करना पड़ा है। सेम ऐसी आज की बात अगर हम करें तो हम बच्चों को क्या है, हिंदी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हिंदी ही क्या है, हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। बच्चे क्या है, हिंदी से दूर भागते हैं, यार हिंदी कितनी मुश्किल है, पर जब तक हम अपनी हिंदी को नहीं पढ़ेंगे कैसे हम समझ पाएंगे। सेम उसी बच्चे की तरह हो जाएगा कि लास्ट में जब हिंदी कह लो कि अगर सपोज टू किसी और कंट्री का रूल आ जाता है, तो वो अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज को बंद करते हैं, तो उस दिन हमें भी उस बच्चे की तरह ही सेम अफसोस होगा कि काश हम लोग पढ़ लेते, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते, उन चीज़ों पे लापरवाही ना करते। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसके बचे हुए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू, हमें सपोर्ट करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस समझ आ रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर की, कोई और चैप्टर की या किसी और बुक के किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि पहले उन चैप्टर्स की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, हेल्प हो सके आपके एग्जाम्स में या आपके टेस्ट में। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाते रहूं, आप लोगों का मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता रहे। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्ट। ओ भाई रोक दो।